हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये। इससे पहले कि आप ये वीडियो को देख चुके होंगे, अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज ये देखिए, ये जो टॉपिक था हमारा सीखने का अर्थ और सिद्धांत, आज हमारा टॉपिक नंबर जो 2 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। जो टॉपिक नंबर 1 था बाल विकास, उसमें हमने 110 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारा सीखने वाला टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने इन सभी टॉपिक को ये कवर किया है। इससे रिलेटेड हमने सारे एमसीक्यू इस टॉपिक में कवर किए हैं। तो ये देखिए, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसमें हम सॉल्व करेंगे 90 से लेकर 120 से ज़्यादा तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप उन वीडियो को देखकर उन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लेना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया है? अनुकूलन एवं साम्य धारणा, संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में, एक मिनट, ठीक है, जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष रूप से बल दिया था? तो देखिए, जिन पियाजे ने उपरोक्त तो सभी जो पद थे, इन सभी पर उन्होंने बल दिया था। चाहे अनुकूलन हो, चाहे साम्य धारणा हो, संरचनात्मक और संरचना हो, चाहे मानसिक क्रिया, इन सभी पर जिन पियाजे ने बल दिया था। देखिए, जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उपरोक्त सभी पदों पर विशेष रूप से बल दिया था। सीखने की वक्र की अगर विशेषताओं की बात करें तो देखिए, सीखने के वक्र की विशेषता क्या क्या है? एक तो सीखने में उन्नति, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और फिर आ जाता है अंतिम अवस्था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखिए, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? किसने बताए हैं? गार्डनर ने। 7, 4, 6, 5। तो देखिए, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? आपने इसे सॉल्व कर लिया हो तो गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। तो कौन कौन से 7 प्रकार बताए ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, गार्डनर ने बहुवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी प्राणियों के पास कम से कम, देखिए कितने, 7 भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं। गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित ये 7 बुद्धियां कौन कौन सी है? एक तो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और आंतर व्यक्तित्व बुद्धि। तो इस तरह देखिए, गार्डनर ने कितनी बुद्धियों के प्रकार बताए? 7 प्रकार की बुद्धियां गार्डनर ने बताई हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। मनोवैज्ञानिक मैग्ने के अनुसार अधिगम की कितनी कोटियां हैं? 8 है, 5 है, 10 है, 7 है। देखिए क्या बोल रहा है, मैग्ने के अनुसार जो अधिगम की कोटियां हैं वो कितनी है? तो देखिए, कितनी कोटियां हैं? 5 कोटियां हैं। तो कौन कौन सी 5 कोटियां हैं? देखिए, मैग्ने के अनुसार अधिगम की 5 कोटियां हैं। एक तो शाब्दिक जानकारी होती है, एक बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियां, एक पेशीय कौशल और एक अभिवृत्तियां। तो इस तरह मैग्ने ने कितने अभिगम की कितनी कोटियां बताई है? 5 बताई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। मैग्ने के अनुसार बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतज्ञों के जटिलता के अनुसार कितने स्तर में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, जो अधिगम कृतकों के जटिलता के अनुसार उसे कितने स्तर में वर्गीकृत किया गया है? यहाँ पर किसके अनुसार पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? मैग्ने के अनुसार, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए, 4, 20, 8, 12। आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। देखिए, मैग्ने के अनुसार बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतज्ञों के जटिलता के अनुसार कितने स्तर में उसको उन्होंने बांटा है या वर्गीकृत किया है? तो देखिए, उन्होंने कितने स्तर में वर्गीकृत किया था? उसे 8 स्तर में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो आज 8 स्तर एक बार देख लेते हैं। मैग्ने ने अधिगम के 8 स्तरों में विभाजित किया गया, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, अधिगम के स्तर 8 हैं, तो कौन कौन से? एक उद्दीपन, प्रत्यभिज्ञान, अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रतिक्रिया अनुपालन, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, विभेदन, संकल्पना निर्माण, नियम विनियोग तथा समस्या समाधान। इस तरह ये देखिए, मैग्ने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, अगर आप इन टॉपिक को पढ़ने के लिए कोई बुक भी देख रहे हो तो आप ये बुक को बाय कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, यूपीटीईटी के लिए बुक बनाई गई है। देखिए, ये जो बुक है, ये बुक पेपर 1 के लिए है, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। इसमें बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, इनको कवर किया गया है। साथ ही साथ इसमें 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए गए हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पेपर हुए थे 2018, उनको भी कवर किया गया है इस बुक में। तो ये पूरी पूरी एक स्टडी गाइड है जो पूरे सिलेबस को कवर करती है। आप इसे या तो नज़दीकी मार्केट से या फिर या फिर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। देखिए, जब पहले टॉपिक में हमने एमसीक्यू सॉल्व करे थे तो इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 से 4 तक इस टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। अभी जो वीडियो
चल रहे हैं। देखिए 5 से 8 तक ये वाला टॉपिक आज हमारे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम 8 वीडियो हो चुके हैं इन टॉपिक पर और ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इन बुक से इसे पढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम फिर टॉपिक नंबर 3 पे MCQ लेकर आएंगे। ये देखिए इसके अंदर क्या है, बाल विकास को पूरा कवर किया गया है इस बुक में। आप पढ़ने के लिए बुक से देखिए बाल विकास कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक बनाई है। हिंदी को आप कवर कर सकते हैं, एक ही बुक है मतलब, और इसमें आप पूरी कवरिंग कर सकते हैं आपके सिलेबस। इंग्लिश है, गणित है, मतलब डिटेल होने के साथ साथ इस बुक में MCQ भी दिए, पर्यावरणीय अध्ययन है। इसके अंदर आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इन सभी को कवर करती हुई ये बुक है। और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस एग्जाम का एक ट्रेंड एनालिसिस भी आपको बताएगा कि किस किस मतलब टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया था। तो ये बुक आप बाय कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या आपके नज़दीकी मार्केट से आपकी बुक को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य बुक भी आती हैं इनकी चक्षु पब्लिकेशन की, वो इंग्लिश, बाल विकास, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत और एक प्राथमिक स्तर की बुक आती है। तो इस तरह के 7 बुक आप ये भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। ये बोले शिक्षक को जो विषय ज्ञान किस विधि से सबसे अधिक होगा, आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा। देखिए जब क्या होता है अपने विषय संबंधित साहित्य पढ़ते हैं तो उससे ज्ञान हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट IMP मार्क कर लेना, ठीक है। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता है, फ्रोबेल है, जॉन डीवी है, BN झा है, मैकडूगल है। किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता, जो शिक्षा के संबंध में इसके जन्मदाता कौन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रोबेल है, IMP क्वेश्चन, इसे आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 97 पे बात करते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस क्वेश्चन को भी आप IMP मार्क लगा लें कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो थार्नेडाइक ने, गिलफोर्ड ने, बीने ने, ब्रूनर ने, किसने प्रतिपादित किया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत? चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए किसने किया था ये त्रिआयामी सिद्धांत? गिलफोर्ड ने किया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। चलिए ये अब आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे किसका? बुद्धि लब्धि का। तो देखिए क्या क्या, देखिए बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है क्या है? देखिए बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर C है ये इसका उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 99 पे बात करते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, जिन्होंने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया होगा तो वो ये इस क्वेश्चन का, ये देखिए बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। अब आपको ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व होगा। तो यहाँ आप फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100, 140, 200, 90। चलिए आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि क्या बताया था हमने? इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो देखिए मानसिक आयु कितनी दी है प्रश्न में? यहाँ पे देखिए ये मानसिक आयु दी हुई है, ये मानसिक आयु। तो मानसिक आयु 14 दी है, तो देखिए मानसिक आयु में हमने कितना रख दिया? 14। अब देखिए वास्तविक आयु कितनी दी है? बालक की वास्तविक आयु, ये देखिए बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है। तो देखिए ये उसकी वास्तविक आयु होगी, तो वास्तविक आयु नीचे रख दी बटे में 10, और फिर गुणित 100 तो कितना हो जाएगा? 140। तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 140। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 140 मतलब कि ऑप्शन बी ठीक है। चलिए और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी आपके और कोई सजेशन भी हो तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। टर्मन ने कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक माना? किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। 120 से ऊपर, 140 से ऊपर, 110 से ऊपर, 125 से ऊपर, किसके अनुसार पूछ रहा है? टर्मन ने कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या माना है? प्रतिभाशाली माना है। तो देखिए टर्मन ने जो भी 140 से ऊपर थे उनको क्या माना है? प्रतिभाशाली माना है, ठीक है। अब बुद्धि लब्धि आप कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला बता दिया है तो आप उससे बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, उसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला होता है तो उसे व्यक्तित्व की किस श्रेणी में रखा जाता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, फेकु व्यक्तित्व।
क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला होता है, बाहर की ओर, तो उस व्यक्तित्व की किस श्रेणी में उसे रखा जाता है? आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे। बाहर की ओर मतलब बहिर्मुखी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। निम्नलिखित में कौन सा भूलने के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिच्छेदित अवरोध। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। भूलने के सिद्धांत से कौन संबंधित है? प्रतिपकारी अवरोध, ये भूलने से संबंधित है। तो चलिए देखिए, प्रतिपकारी अवरोध भूलने के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें मौलिक रूप से, हाँ चलिए, इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य विषय वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। मतलब कहने का क्या है कि आपने अगर मौलिक रूप से कुछ भी सीखा है, मतलब अब क्या हो रहा है, आपने उसके कॉन्सेप्ट तो सीख लिए हैं, लेकिन अब जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है, उसको लागू करने की बात आती है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। कहने का मतलब यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको कोई फॉर्मूला दिया, अब बोल रहे हैं कि फॉर्मूला में लग के आप हल निकाल लो, तो अब आपको फॉर्मूला लग के हल निकालने में दिक्कत आ रही है। तो ये क्या हो जाता है? भूलने का सिद्धांत हो जाता है, प्रतिपकारी अवरोध का सिद्धांत हो जाता है। इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई भी धारणा अन्य विषय वस्तु पर लागू करने में क्या होता है? त्रुटि का अनुभव किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, मिश्रित एवं विचार साचार्य विधियां स्मरण की मुख्य विधियां। अगर आपसे पूछे स्मरण की विधियां कौन सी, तो मिश्रित एवं विचार साचार्य विधियां स्मरण की मुख्य विधियां हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। भ्रूण के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक चमक, शोर, गति, विविधता से प्रभावित होता है तथा बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है? संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। चलिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अवस्था की किस अवस्था में बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है तथा बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है? आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए, क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए, ये क्या हो जाता है, ब्रूनर के अनुसार पूछ रहा है आपसे, तो ब्रूनर ने किस पे बात करी है? ब्रूनर ने प्रतिबिंबात्मक अवस्था पे बात करी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रतिबिंबात्मक मतलब क्या हो जाता है? छायात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये छायात्मक में इसमें ही आ जाता है कि कोई भी बालक चमक, शोर या गति वाली जो बातें आती है कि विविधता से क्या होता है? प्रभावित होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कथन है स्किनर का, काल्विन का, जेपी गिलफर्ड का, वुडवर्ड का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो ये किसका कथन है? ये देखिए, जेपी गिलफर्ड का कथन है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो विजय अकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि बच्चा अपने परिवेश का कोई निष्क्रिय शिकार नहीं है, बल्कि सीखना बच्चे के द्वारा आवश्यक अनुभूति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? बिने, डोनाल्ड, कोहलर, पावलोव। क्या बोल रहा है कि किस शिक्षा शास्त्र ने कहा है कि बच्चे अपने परिवेश का कोई निष्क्रिय शिकार नहीं है, बल्कि सीखना बच्चे के द्वारा आवश्यक अनुभूति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो देखिए, ये किसने कहा था? ये डोनाल्ड का कथन है। बात कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। सीखने एवं भूलने की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में चलती है। मतलब ये बोले कि जो सीखने और भूलने की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में चलती है, कब चलती है? शैशव अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, आजीवन है। सॉल्व कर चुके होंगे, इजी क्वेश्चन है। सीखने और भूलने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, मतलब लाइफ टाइम प्रोसेस है। आपने खुद देखा होगा, चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हर कोई व्यक्ति सीख रहा हो, धीरे धीरे वो कहीं भूल भी जाता है। तो ये एक मतलब ऑन गोइंग प्रक्रिया है या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 107 पे बात करते हैं। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन दे, दे की देन है। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। आगम निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, उपयुक्त सभी। देखिए, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है, तो किस प्रकार की ये देन है? तो देखिए, ये एक योजना पद्धति है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। कोहबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, झूठ और सच के बीच निर्णय ले पाने का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? कोहबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत ही है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। अनुभवीकरण का निहितार्थ सीखना है। अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया है। डेविड कोहेन एवं वॉकर ने, मैकडूगल एवं बीने ने, फ्रायड एवं पावलोव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? अनुभवीकरण का निहितार्थ
सीखना है। अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए डेविड कोहेन एवं वाकर का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। डेविड कोहेन एवं वाकर ने अनुभव को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। ये क्षेत्र है संज्ञानात्मक एवं भावात्मक, मनश्चालित। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। डेविड कोहेन एवं वाकर ने अनुभव को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्र, ये उत्तर क्या हो जाएगा ए और बी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालित। तो तीनों हो गए। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। जन्म के उपरांत प्रथम कितने महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्व वाक अवस्था कहा जाता है। प्रथम 10 महीने, 15 महीने, प्रथम 20 महीने, प्रथम 5 महीने। जन्म के उपरांत प्रथम कितने महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को कौन सी अवस्था पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान रखना, पूर्व वाक अवस्था आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पूर्व वाक अवस्था क्या होती है, प्रथम जो 15 महीने होती है इसको पूर्व वाक अवस्था कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। भाषा विकास की किस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, परेशानियों तथा जरूरतों का हाव भाव अथवा अभिव्यक्तात्मक वाचकता आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था, पश्चिम वाक भाषा विकास अवस्था। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, देखिए भाषा विकास की किस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं, परेशानियों तथा जरूरतों का हाव भाव अथवा अभिव्यक्तात्मक वाचकता आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 पे बात कर रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व। तो देखिए ये जो पूर्व वाक वाक होती है भाषा विकास अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, बालक अपनी जो भी उसकी इच्छा या परेशानी या उसकी कोई जरूरत होती है तो वो उसको क्या करता है, उसके हाव भाव से व्यक्त करता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। पूर्व वाक भाषा की अवस्था में बालक अपने संचार आवश्यकताओं को प्रायः कितने प्रकार से अभिव्यक्त करता है, 3, 4, 6, 8। देखिए पूर्ववाक अवस्था में, एक मिनट, पूर्ववाक अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकता को प्रायः कितने प्रकार से अभिव्यक्त करता है। देखिए कितने प्रकार से करता है, 4 प्रकार से करता है। 4 प्रकार किस तरह के होते हैं, देखिए पूर्ववाक अवस्था में बालक अपनी संचार अवस्थाओं को 4 प्रकार से व्यक्त करता है। वो 4 प्रकार क्या है, रुदन, बड़बड़ाना, हाव भाव, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, ये 4 हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। लगभग कितने माह की आयु के उपरांत होने वाले भाषा विकास की अवस्था को, यहाँ पे देखिए पक्ष पूछ रहा है आपसे, पक्षवाक अवस्था कहा जाता है। 8 माह, 10 माह, 15 माह, 20 माह। लगभग कितने माह की आयु के उपरांत होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पक्षवाक अवस्था कहा जाता है। इस बार आपसे पक्षवाक पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो पक्षवाक कब से हो जाती है, ये 15 माह से। ठीक है, ये पूर्ववाक हो जाती है, पक्षवाक हो जाती है। तो ये 15 माह से होती है कौन सी, पक्षवाक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। व्यक्ति निष्ठता के मूल्यांकन क्या है, ऐसा परीक्षण जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है। ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके विषय वस्तु गौण हो जाए। जब किसी व्यक्ति को सर्वेसर्वा बना दिया जाए, किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। देखिए व्यक्ति निष्ठता के मूल्यांकन क्या है, ये आपसे पूछ रहा था। तो व्यक्ति निष्ठता की बात कर रहा, तो ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और विषय वस्तु क्या हो जाए, गौण हो जाए। ठीक है, तो ये व्यक्ति निष्ठता के मूल्यांकन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। चलिए 1 मिनट, लैपटॉप का मैं चार्जिंग प्लग ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज समझे। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, छात्रों को भी नैतिक बनाए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे कि जो नैतिक दृष्टिकोण, जो नैतिक वैल्यू होती है, मॉरल वैल्यू जिन्हें कहा जाता है, तो कैसी होना चाहिए कि भाई जो अध्यापक का दायित्व है कि वो भी नैतिक हो, छात्रों को भी क्या करे, नैतिक बनाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक द्वारा, चर्चा परिचय द्वारा। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करना है तो किसके द्वारा विकसित कर सकते हैं, चर्चा जो परिचर्चा, इनके द्वारा विकसित किया जा सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर।
वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही है या गलत, वस्तु के बदले का मूल्यांकन, वैकल्पिक उत्तर की व्यवस्था, सत्य असत्य का विभेद। वस्तुनिष्ठता जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही है या गलत, ये वस्तुनिष्ठता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। पक्षवाक भाषा विकास अवस्था में बालक कितने प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है? 5, 10, 8, 15। पक्षवाक भाषा विकास अवस्था में बालक कितने प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है? काय में पक्षवाक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पक्षवाक भाषा विकास की जो अवस्था है उसमें बालक को कितने प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है? तो देखिए कितने प्रकार से विकसित करता है? 5 प्रकार से करता है, ठीक है। कौन कौन से 5 प्रकार ये देख लेते हैं। पक्ष वाक्य भाषा विकास अवस्था में बालक 5 प्रकार से सामर्थ्य विकसित करता है। कौन कौन से? इसमें भाषा अवबोध है, शब्दावली निर्माण है, वाक्य संगठन है, सही उच्चारण है और भाषा स्वामित्व है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। प्रायः कितने माह की आयु में बालक परिजनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही ध्वनियों का अनुसरण करने लगता है? ठीक है, 5 से 6 माह, 8 9 माह, 10 11 माह, 12 13 माह। क्या हो रहा है कि प्राय कितने माह की आयु में बालक परिजनों द्वारा उत्पन्न के, जो भी मतलब एक परिजन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो भी उनकी मतलब आवाज़ आती है तो उसका वो क्या करने लगता है? अनुसरण करने लग जाता है। तो किस मतलब किस आयु का या किस माह में करने लग जाता है? तो 8 9 माह का बच्चा करने लग जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। आज ये हमारा जो टॉपिक है सीखने का जो सिद्धांत वाला टॉपिक है आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसके 3 4 और एमसीक्यू है, वो भी हम इसे सॉल्व करके आज ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए तो वीडियो न जो 1 से 4 तक के प्रैक्टिस सेट है वो बाल विकास पर है। फिर जो 5 से लेकर 8 है वो सीखने का जो सिद्धांत है इस टॉपिक पर एमसीक्यू है। चलिए 121 क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। 121 है कि भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? लिखित भाषा का प्रयोग करना, शब्दों तथा वाक्यों की रचना करना, अनुप्रयोग में निपुणता लाना, ध्वनि उत्पन्न करना। भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो देखिए भाषा विकास की जो अंतिम अवस्था अनुप्रयोग में निपुणता लाना, ठीक है। जो यूज में क्या हो जाए, आपको परफेक्शन आ जाए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है स्वास्थ्य, बुद्धि और व यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, जन्म क्रम व परिवार का आकार, बहुजन बहुभाषावादी, अभिभावक, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपसे पूछ रहा है कौन कौन से हैं भाषा विकास के। तो भाषा विकास के जो कारक है ये सभी हो जाएगा, चाहे स्वास्थ्य, बुद्धि हो, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर हो, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अनेक बालक बालिकाओं का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफी देर से होता है। इसे कहते हैं वाक विकार, स्वानिकी विकार, विलंबित भाषा उच्चारण विकार। क्या बोल रहा है कि अनेक बालक बालिकाओं का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफी देर से होता है। तो उसे क्या कहते हैं? देखिए तो अगर देर से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? विलंबित भाषा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। शब्दों के अनुचित उच्चारण से अथवा अनुपयुक्त वाक्य संरचना से अथवा शब्दों का गलत अर्थों में प्रयोग से वाणी संबंधी कौन सा विकार उत्पन्न होता है? वाक विकार, उच्चारण विकार, विलंबित विकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए शब्दों के अनुचित उच्चारण से अथवा अनुपयुक्त वाक्य संरचना से, आपने कैसा करा? गलत प्रोनाउंसिएशन करा, उच्चारण करा, या अनुपयुक्त वाक्य संरचना या शब्दों के गलत अर्थों में प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो भैया कौन सा विकार है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है? ये बोलने का विकार है, तो क्या हो जाएगा? वाक विकार। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगला टॉपिक हम लाएंगे शिक्षण पे, तो टॉपिक नंबर 3 होगा। वीडियो जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो 9 रहेगा। बालकों द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक प्रमुख प्रविधि है कहानी सुनना, अनुकरण, वार्तालाप, खेल क्रियाएं। बालकों द्वारा भाषा सीखने की सर्वाधिक प्रमुख प्रविधि है तो वो क्या है? तो देखिए ये क्या है? सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि अनुकरण है। तो ठीक है, इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक था सीखने का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। अधिगम सीखने के अर्थ को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की क्या प्रभावशाली विधियां हैं, थार्नेडाइक के जो नियम थे, या फिर थार्नेडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत हो, पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हो, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो, या फिर कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत और सीखने का वक्र। तो ये जो जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, हमने इन 4 क्लासों में, इन 4 प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हमने इनके कितने टोटल क्वेश्चन सॉल्व करे? 125 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपने अगर अभी भी इन्हें सॉल्व नहीं करा है तो आप विजय अकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए ये सब वीडियो हैं। तो अभी तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं बाल विकास पे, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप इन्हें भी देखिए।
तो चलिए बस आज के, और कोई भी आपका सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।